नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साहित्य संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग और उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। यद्यपि मैं मानता हूं कि थोड़ा सा पहले वीडियो में इस वीडियो में थोड़ा गैप आ गया और उसके कुछ कारण रहे थे और अब हम निरंतर इसको पढ़ते हैं और इसके बाद कुछ ही दिनों हम व्याकरण को पूरी कर लेंगे। तो मित्रों, हम उपसर्ग का मतलब हम समझ चुके हैं। संस्कृत के उपसर्ग क्या हैं उसके बारे में भी हम जान चुके हैं और हिंदी उपसर्ग क्या है उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो विदेशी उपसर्ग का मतलब ये है कि ऐसे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए। बहुत सारे शब्दावली ऐसी है जो विदेशी है, चाहे वो अरबी फारसी की हो, तुर्की हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो। बहुत सारी शब्दावली हम हिंदी में काम में ले रहे हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं जिनके साथ लगे हुए उपसर्ग हम पहचान नहीं पाते। वो उपसर्ग विदेशी उपसर्ग होते हैं। अब ये हमें पहचान रखनी है, कौन कौन से उपसर्ग विदेशी उपसर्ग होते हैं। शब्द को देखते ही हम तुरंत पहचान जाए कि ये शब्द विदेशी उपसर्ग है। तो आइए हम देखते हैं विदेशी उपसर्ग। हिंदी भाषा में आए हुए शब्द और उनके साथ लगे हुए उपसर्ग। सबसे पहले हम देखते हैं फारसी भाषा से बने हुए उपसर्ग। अलकम खुश गैर दर ना बर बबे बद हर हम फी बा बिल ला सर। ये थोड़ा सा अपने को रट लेना है। अब सबसे देखिए, ये शब्द हम अमूमन काम में लेते रहते हैं और जो कुछ लोगों की भाषा हिंदुस्तानी है, वो बहुत ज़्यादा इन शब्दों को काम में लेते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे आपके सामने हुए हैं जो आप प्रतिदिन काम में लेते हैं। जैसे अलबत्ता, ये शब्द है अलबत्ता। अल उपसर्ग है। अलविदा हम काम में लेते हैं। अलविदा हमें लगता क्या है कि ये हिंदी का शब्द है। गुड बाय बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, उसको अलविदा बोलते हैं। अलविदा हमेशा हमेशा अगली विदा कर देना अलविदा कहा जाता है। तो ये इसमें अल उपसर्ग है, याद रखना। विदा शब्द अलग से दिख रहा है। गरज, गरज पड़ना, किसी की आवश्यकता पड़ना। अल गरज, अल मस्त, मस्त, अल मस्त, पूरी तरह से मस्त। अलहदा, अलबेला, अलबेला व्यक्ति ऐसे बोलते हैं। अलबेला, अल उपसर्ग याद रहे। अलकायदा, अलकायदा एक संगठन भी है ना। तो अल कायदा, कायदा का मतलब नियम। अल कायदा अल उपसर्ग है, याद रखें। कम लगता देखने में हिंदी का सा, लेकिन ये जो है इससे ये बने हुए सब विदेशी शब्द है और भी फारसी के शब्द हैं ये सारे। कमजात, कम अक्ल, कमजोर। कमजोर शब्द शायद आप हिंदी का समझते हैं, कमजोर हिंदी का है नहीं, ये फारसी का है। कम वक्त, कम वक्त किसी के बारे में कहते हैं। कम उम्र, कमसीन, कम समझ। इन सारे शब्दों में कम उपसर्ग लगा हुआ है और ये जो कम है ये याद रहे विदेशी भाषा का उपसर्ग है, यानी कि अरबी फारसी का। खुश, खुश मिजाज, ये शब्द हम प्रतिदिन काम में लेते हैं। खुश किस्मत, ऊपर क्या है, अच्छा या श्रेष्ठता के संदर्भ में। खुश किस्मत, अच्छी किस्मत या श्रेष्ठ किस्मत। खुश मिजाज, अच्छा मिजाज, खुश नसीब, जिसका नसीब अच्छा हो। यहाँ खुश का मतलब यहाँ खुशी के संदर्भ में नहीं आ रहा, यह वो बता दूँ आपको। खुश, अच्छा, अच्छे नसीब वाला। खुशबू, बू का मतलब होता है गंध। खुश का मतलब अच्छी गंध। खुश दिल, अच्छे दिल वाला। खुश खबरी, अच्छी खबर, अच्छी सूचना। खुश नुमा, मतलब खुश नुमा मतलब अच्छा। कुल मिलाकर खुश और नुमा दोनों जुड़ के मतलब खुशनुमा, एक अच्छा माहौल, खुशी प्रदान करने वाला। खुशगवार, खुशहाल। इन सब में खुशगवार, खुशहाल, इन सब में खुश उपसर्ग लगा हुआ है। याद आपको क्या रखना है मित्रों, खुश उपसर्ग याद रखना है। और जिसके आगे लगा हो उसमें से तकरीबन हम पहचान जाएंगे। इस तरह का दो बातें हम पहचानेंगे। एक तो खुश, ये उपसर्ग होता है, किसी के आगे लगा हुआ है तो आप जाहिर सी बात है पहचान पाएंगे अरबी फारसी का ये शब्द है। गैर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मुल्क, पराया। गैर हाजिर, अनुपस्थिति के संदर्भ में हम बोलते हैं कि गैर हाजिरी, नहीं मतलब नहीं, निषेध।
गैर सरकारी, गैर कौम, दूसरी कौम, गैर मुमकिन, गैर जवाबी, गैर वाजिब और गैर मुल्क। यदि इनमें से पूछा जाता है तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन्हीं शब्दों में से आएगा। अब इसके बाद दरबार, ये शब्द हम हिंदी का समझ करके काम में लेते हैं, बट हिंदी का है नहीं ये। दरअसल, दरकार, दरमियान, ये शब्द काम में लेते हैं हिंदी में। दरमियान, दरख्वास्त, आवेदन को बोलते हैं दरख्वास्त। दर हकीकत, में, अंदर, हकीकत में, हम ऐसे बोलते हैं हकीकत में, कोई सी बात के लिए उसको ऐसे ही बोल सकते हैं दर हकीकत। दरगाह, गाह का मतलब क्या होता है? स्थान। दरवाजा, दर और वाजा बोलते हैं फारसी में द्वार को, तो याद रहे दरवाजा में दर उपसर्ग लगा हुआ है। किसी भी एंगल से इनमें इसमें आपको दर उपसर्ग नहीं दिखेगा, लेकिन दर उपसर्ग है। ये एक दो बार पढ़ लेने से पता चल जाता है। दरबारी, दरबान, द्वारपाल। दरबंद, बंद तो अलग ही दिख रहा है। दरबंद, दर्दिला। अब इस दर्दिला को आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, दर्दिला, गलत होता है, ये सही है। दर उपसर्ग अलग से जुड़ा हुआ है दिला में। दरदरा, दरगुजर, दरजिन। एक आपको और बता दूं इसी के साथ साथ, दरवेश, ये जो नुक्ता लगा हुआ है जिसके नीचे, अब जय के नीचे भी लगा हुआ है, इसके जय के भी नीचे लगा हुआ है, तो कै, खे, गय, जय और फै, ये 5 व्यंजन जो हैं ये फारसी से हिंदी भाषा में आए हैं। और ये जो हम समझ रहे हैं कि ये जो कै, खे, गय, घय, ngय वाले जो हैं वो नहीं है, ये ध्यान में रखना, ये अलग से हैं। जब हम ध्वनियों को गिनती में लेते हैं तो ये अलग से गिनती करते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ? 54 ध्वनियाँ। तो 54 ध्वनियों में इन 5 को अलग से जोड़ते हैं, न कि उनके साथ की कै, ख, गय, घय, ngय तो आ चुके हैं पहले, और जय भी आ चुका है, वो नहीं, ये दूसरे हैं, याद रखना। ये किसी के साथ और बता देता हूँ आपको, एक ळ ध्वनि है, ये प्रश्न डेफिनेट आना है किसी भी परीक्षा में। ळ ध्वनि जो है, जैसे बादल राजस्थानी में काम में लेते, राजस्थान की प्रमुख ध्वनि है ण और ळ। तो ये जो ळ है इसको अभी अभी मान्यता मिली है नागरी लिपि में, और इसका प्रयोग अब आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रश्न आएगा, नागरी लिपि परिषद ने कौन सी ध्वनि को अभी अभी हिंदी में मान्यता दी है? तो ळ को दी है। याद रख लेना इस बात को, 100% ये प्रश्न आना तय है। एक तो वैसे भी करंट है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब इन सब में क्या देखेंगे आप? दर दर कौन से, ये इतने से ज़्यादा शब्द हम काम में नहीं लेते। फिर कोई रेयर केस में कोई लेते हैं तो वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता। अक्सर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो शब्द हिंदी भाषा में हिंदी की तरह प्रयुक्त होने लगे और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ना का मतलब नहीं होता है। नापाक, पाक पवित्र, जो पवित्र नहीं उसको क्या बोलते हैं? नापाक। नाचीज बोलते हैं छोटे आदमी को। नापसंद, नालायक, इसमें तो अलग दिख रहा है साफ ही। मुमकिन, नामुमकिन, बालिग, नाबालिग। बालिग शब्द है हिंदी में, हम इसी को ही काम में लेते हैं, जबकि है का कौन सा शब्द? ये फारसी का है। नाबालिग, बालिग। नामुराद, नाइंसाफ, नाकाबिल, नाकामयाबी, नाकामी। नाकामी, इसमें आपको ना पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग है तो इसमें दिखेगा ही, नाकामी में कौन सा उपसर्ग लग रहा है कुछ, जबकि इसमें ना उपसर्ग है। नाखुश, नाखून। नाखून क्या मतलब है? जो हाथ के नाखून हैं, यानी जिसमें खून नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? नाखून। आगे जो हम काटते रहते हैं खून कब आता है उसमें, नाखून बोलते हैं उसको। नागर, जो नागर शब्द जो है ये नागर वो नागर नहीं है जो शहरी व्यक्ति के संदर्भ में काम में लेते हैं। नगर में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नागर कहलाता है। वो नागर अलग है और ये वाला नागर अलग है। इसमें गय के नीचे नुक्ता है।
तो ना गर, ना मंजूर, ना मर्द, ना मालूम, मुझे मालूम नहीं है तो हमें ना मालूम, नाराज। इसमें भी किसी भी एंगल से ना उपसर्ग पूछ लिया जाए कौन सा उपसर्ग है तो हम कहेंगे कोई सा भी नहीं है, बट इसमें कौन सा है, ना उपसर्ग है। याद रहे नाराज में ना उपसर्ग है। ना वाकिफ वाकिफ का मतलब होता है जानकारी होना, ना वाकिफ जिसको जानकारी नहीं हो। ना वाजिका, ना समझ, नाहक, नाहक शब्द भी ध्यान में लेना। नाहक परेशान करे, और ये नाहक का मतलब होता है बेवजह। तो ये नाहक ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें किसी भी एंगल से उपसर्ग दिखाई नहीं देता है बट है इसमें। तो इन शब्दों को एक एक दो दो बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें वैसे ही याद रह जाएगा। जैसे कोई सा भी शब्द है नामुमकिन आ गया तो हमें याद रह जाएगा, इसमें मुमकिन ना उपसर्ग है। तो इन शब्दों को एक एक, ये शब्द ऐसे हैं कि इसमें कोई संधि जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है कि हम संधि ढूंढने लग जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इनको एक एक दो दो बार पढ़ लें अच्छे से और फिर ये याद रह जाएंगे। बर, बाहर, बर का मतलब बाहर, पर ऊपर, साथ। ये थोड़ा सा जो है बर, जैसे बर का अर्थ क्या लेंगे तो ये थोड़ा सा आना चाहिए। बर्बाद। अब इस शब्द को जो है प्राय प्राय आप ऐसा लिखे देखेंगे, ऐसा, ये बर्बाद यही लिखते हैं, जबकि ये है नहीं क्योंकि हमने इसमें रे को आधा कर दिया है। बर्बाद शब्द ऐसे लिखा जाएगा, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, नष्ट कर देना। तो ये बर्बाद याद रहे ऐसे लिखा जाता है क्योंकि इसमें बर उपसर्ग है और बर जो है इसमें कहीं भी ऊपर वाला रह यानी आधा रह नहीं है, पूरा रह होता है। इसमें यदि हलंत वाला रह होता तो हम ऐसा लिख सकते थे, लेकिन इसमें रे में हलंत नहीं है तो यहाँ तो हलंत आने का मतलब ही नहीं है। तो बर्बाद शब्द जो है बोलते ध्वनि में भी ऐसा था, बर्बाद, बर्बाद। बर्दाश्त, बर्खास्त, बर्खास्त डिसमिस करना, बर्खास्त। बरकरार, यथावत रखना। बरगलाना, अब इसमें देखिएगा गए के नीचे क्या है, बिंदी है, इसको नुक्ता बोलते हैं। गलाना, ये वाला यदि हम लिखते हैं गलाना, जैसे लोहे को गलाना, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो बरगलाना, गलाना, ये वाला, ये फारसी का, इसके नीचे गए के नीचे क्या आएगा, नुक्ता आएगा। तो जिस शब्द के नीचे कहीं भी आपको नुक्ता दिख जाए तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि फारसी भाषा का शब्द है। बरजोर, बर्तन। अब इसमें भी आप देखें बर्तन शब्द हम कैसे लिखते हैं मित्रों, गलत है क्योंकि बर्तन में बर उपसर्ग है और बर उपसर्ग है तो ये इसमें तो कौन सा लगा दिया हमने, ये वाला लगा दिया हलंत करके, जबकि बर उपसर्ग में कहीं हलंत है ही नहीं। तो बर्तन शब्द ये वाला शुद्ध होता है, ऐसे लिखना है। बर्ताव, बर्ताव में भी ऊपर रे लगाया जाता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रे पूरा है, बर्ताव ऐसे लिखा जाएगा। बर्पना, कहर बर्पना, बरसना। बर्फिस्तान, जहाँ बर्फ हो बहुत सारी, लेकिन यहाँ फिस्तान शब्द अलग है और बर अलग है। अब इसको बर्फी, वो ये वाला नहीं है इसमें, या बर्फ ऐसे नहीं है, बर अलग है, फिस्तान शब्द अपने आप में अलग है। इसलिए इसमें बर्फी पढ़ने की गलती मत करना, बर्फी स्थान पढ़ने की गलती मत कर देना क्योंकि नहीं तो फिर आपको उपसर्ग मिलेगा ही नहीं। बरक्ष, बरखुरदार, इसमें ख के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। बरगीत, बरबस, बरबस हम ऐसा ही लिखते हैं, गलती नहीं करते, बरबस अनायास। अब बै,
बै का मतलब बाहर, अनुसार, से, साथ लिए, पर, इस तरह के अर्थ निकला करते हैं जिस शब्द के साथ ये बै उपसर्ग जुड़ता है। बै दौलत, बदौलत। बै मुश्किल, बै मुश्किल, मुश्किल के साथ। बकौल, कोल बोलते हैं मित्रों, कोल वचन को बोलते हैं, वचन देना, वादा करना। बकौल यानी वादे के साथ। बतौर, बतौर शब्द में ध्यान करना। तौर शब्द हम काम में लेते हैं, इसके तौर पर ऐसे बोलते हैं तो तौर में बै लगा हुआ है। खूबी, ये शब्द भी काम में लेते हैं। बखूबी का मतलब अच्छे से। बखुद, खुद और बखुद, बै खुद लगाने से, बै उपसर्ग लगाने से इसमें थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, मतलब बखुद स्वयं। बनाम, ये कोर्ट कचहरी की भाषा में देखा होगा आपने पढ़ते हुए, लिखते हुए भी, पढ़ा भी होगा। बनाम का मतलब विरोधी। बगैर, बिना, इसको हम प्राय प्राय काम में लेते हैं। यदि मैं आपको बिना हिंदी में काम में लेते हैं, बगैर फारसी का हो गया। बरस, अब वर्ष तो लिखा जाता है मित्रों ऐसे, ये तो क्या हो गया वर्ष, और ऐसा लगता है वर्ष को हम क्या बोलने लग गए, बरस। लेकिन ये वाला बरस अलग है। बै रस, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, रस के साथ। बरोह, ये जो वट वर्क से, यानी जो बड़ का पेड़ होता है उसके नीचे जड़ें सी लटकती रहती, उनको बरोह कहा जाता है, और ये बरोह शब्द फारसी का है। बरेत, रस्सी। बजरा, इसमें बजरा, बैजरा, इसमें जय के नीचे हलंत नहीं लगाया हुआ है। बारात, अब ये जो शब्द है इसको या तो आप बोलेंगे बारात में, है ना, जो दूल्हे के साथ जो लोग जाते हैं उन सबको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं हम, बारात बोलते हैं, जबकि बारात नहीं होता है, बैरात होता है, याद रहे, बरात नहीं कि बारात। बरंगा, बखीर, बकुल, बकुल एक छोटा पेड़ होता है, बकुल का पेड़, जिसका हजार प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में काफ़ी प्रयोग हुआ है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ये शब्द आया है, बकुल। बै दस्तूर, दस्तूर रीति रिवाज, और बै दस्तूर रीति रिवाज के साथ, बशर्त, शर्त के साथ। अब आगे वाला है बे। यहाँ बे जो उपसर्ग है ये क्या अर्थ देता है, रहित, बिना, अभाव का अर्थ देगा। कोई भी शब्द होता है उस शब्द का अभाव के संदर्भ में उसका प्रयोग होगा। बेखटके, बिना कोई खटका हुए, यानी बिना कोई, खटके का मतलब ये है झिझक, बिना झिझक के। बेचारा, जिसके पास कोई चारा नहीं हो उसको कहेंगे बेचारा। बेअकल, जिसके पास अकल नहीं हो। बेशर्म, बेशर्म जिसके पास शर्म नहीं हो। बेअदब, अदब का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, जिसके पास शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं हो। बेअसर, बेलगाम, बिना लगाम। बेगाना, बेकाम, बेरोजगार, बेरोजगार, ये सब तो हिंदी में शब्द के यही काम में लेते हैं। बेरोजगार, जिसके पास रोजगार नहीं हो, बेरोजगार। बेचैन, जिसके पास चैन नहीं हो। बेघर, जिसके पास घर नहीं हो। बेहोश, बेहया, इसमें आपको नहीं लगता होगा कि उपसर्ग है क्या, लेकिन हया, हया बोलते हैं शर्म को। दया और शर्म, शर्म होती है इसमें, तो शर्म जिसके पास नहीं उसको बोलते हैं बड़ा बेहया है। बगैरत, बेपरवाह, पर ये साफ दिख रहा है। बेखटके, ये दूसरी बार आया। बेसहारा, बेवफा, वफा का मतलब क्या होता है, वफादार, इसमें दार प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वफादार, यानी कि विश्वसनीय। और बेवफा का मतलब हो गया वफा, विश्वसनीय नहीं हो जो, उसको बोलते हैं बेवफा। बेनज़ीर, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नहीं, बेनज़ीर भुट्टो, उसको बोलते हैं लोग बेन, क्या
बेनजीर भुट्टो। बेनजीर, नजीर का मतलब होता है तुलना करना, बे का मतलब रहित, जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती, जिसकी तुलना में कोई है ही नहीं, उसको बोलते हैं बेनजीर। यानी कि इसमें कौन सा अक्षर को बे हुआ, बेपनाह, बहुत ज़्यादा, बेहिसाब, बेहद, हद बोलते हैं अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, यानी कि आपका सीमा क्षेत्र, आपका जो दायरा है उसमें रहें आप। बेशक, कोई शक की, मिलिट्री में यही शब्द फौजी काम में लिया करते हैं, बेशक। शक का मतलब बे मतलब रहित, शक का मतलब संदेह, कोई शक, उत्तर आता है बेशक, कोई शंका नहीं है। बेशुमार, बहुत ज़्यादा। बेसब्र, सब्र का मतलब होता है धैर्य, बेसब्र, धैर्य जवाब दी जाए। बेइज्जत करना, किसी को इज्जत को हटा देना। बेबुनियाद, बेबुनियाद, बुनियाद बोलते हैं, आधार क्या है, आधार को बुनियाद बोलते हैं। बेबुनियाद का मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है। बद्ध, इसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम ठीक तरीके से काम में नहीं लेते। बदमाश, ऐसा ही काम में लेते हैं। बुरा, बद का मतलब ही बुरा होता है। बदतमीज, बदमाश, बुरे के संदर्भ में आता है। बदजात, जात, जाति के संदर्भ में आया है। बदजात का मतलब बुरी जात वाला। यहाँ जाति, बदजात, जिसकी मतलब जाति हम कैसे निर्धारित, वो वाली जातियाँ नहीं है इसमें कि ये वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से नहीं लिखा गया है। ये कौन सी जाति है? जात का मतलब जो हमारे कर्मों के हिसाब से जो जातियाँ होती हैं, बदमाश वर्ग है और है इस तरह के चोर लुटेरे लोगों का वर्ग, उनके लिए कहा जाता है बद जात। जात का मतलब यही होता है समान लक्षण होना एक बड़े वर्ग में। बदकिस्मत, बुरी किस्मत। बदबू, बू गंध को कहते हैं। गंध में सू जोड़ते ही क्या हो जाता है? अच्छी गंध, और दुर जोड़ते ही क्या बन जाता है? बुरी गंध। तो ये वही है बदबू, यानी बुरी गंध। बदहजमी, हाजमा, बद लगाते बुरा हाजमा जिसका, उसको बदहजमी बोलते। बदनसीब, जिसका नसीब बुरा हो, किस्मत भाग्य बुरा हो। बदनाम, जिसका नाम बुरे संदर्भ में चल रहा हो, बदनाम। बदतमीज, जिसको तमीज नहीं हो, यानी तमीज से जो रहित हो। बदमाश, मास कार्य के संदर्भ में आता है। बद, जो बुरे कार्य करता है। बद दिमाग, जिसका दिमाग बुरा हो। बदमस्त, मस्ती तो है लेकिन बुरे पूरे तरीके की है। बद लगाम, जो बेलगाम हो, लगाम से रहित, यानी जो नियंत्रण से बाहर हो। बदरंग, बुरा रंग। बदगुमान, गर्व हो, एक तो गर्व होता है, एक घमंड होता है। घमंड को कहा गया है बदगुमान। बदख्वाह, बदतर, बदतर में गलती ये करते हैं, दो तय लगाते हैं, आधा तय और पूरा तय, जबकि नहीं आता है। बद और तर, याद रहे इस शब्द को ध्यान में रखना। बदनीयत, बुरी नीयत। बदचलन, बदहवास, हवास का मतलब होश, हिंदी में हम काम लेते हैं। बदहवास, जिसने होश खो दिया हो। बद दुआ, दुआ देना, किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, उसके अच्छे के लिए सोचना, दुआ के संदर्भ में आता है। बद दुआ, बुरा सोचना उसके बारे में, ईश्वर से प्रार्थना करना उसके बारे में कि उसका बुरा हो जाए, तो उसको हम कहें बद दुआ। हर, समझो, हर का मतलब प्रत्येक होता है और इसको हम बखूबी काम में लेते हैं प्रतिदिन, हर वक्त। ये जितने सारे शब्द हैं ये हम प्रतिदिन काम में लेते हैं और हम मानते हैं ये हिंदी की है, जबकि हिंदी की है नहीं। हर उपसर्ग आप याद रखेंगे कि हर विदेशी भाषा का उपसर्ग, फारसी का है हर, और जहाँ कहीं भी हर आए तो आप देख लेना कि ये विदेशी शब्द है। हर वक्त, हर दिन, हर साल, हर कोई, हर बार, हर घड़ी, हर जाना। हर जाना शब्द में फिर गलती करते हैं हम। हर जाना लिखते समय ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, हर जाना। दंड स्वरूप जो राशि वसूल की जाती है उसको कहा जाता है हर जाना, जबकि ये गलत है। हर जाना ये वाला सही है। हरगिज, निश्चित रूप से। हरकत, हर एक, हर रोज, हर दम, हर हाल, हर चीज।
जहाँ भी आपको हर लगा हुआ मिले तो समझ जाना ये उपसर्ग भी है और ये फारसी का है। हम समान, हम उम्र समान उम्र वाले, हम सफ़र साथ चलने वाले, हम दर्द दर्द को समझने वाला, समान रूप से महसूस करने वाला, हम शक्ल समान शक्ल वाला, हम दम जो हम दम सदैव साथ ही दम भरता हो, हम जोली जोली और हम यानी कि मित्र के संदर्भ में आता है हम जोली। फिल्मी गानों में बहुत सारे शब्द आते हैं ये। हम पेशा समान व्यवसाय वाले, हम राही ऐसे जो राह में साथ चलने वाले हैं, हम राह जीवन का जो राह है, रास्ता है, मार्ग है, उस पर पूरे जीवन साथ चलने वाला कौन होता है? हम राह। हम राह किसे कहेंगे? जीवन साथी को कहा जाता है। हम नवा नवा आवाज़ उठाने वाला, हम साथ में आवाज़ उठाने वाला, हम साया साया बोलते हैं परछाई, हम साया जो सदैव साथ रहती है, परछाई की तरह जो साथ रहता है उसको बोलते हैं हम साया। फी प्रतीक, फी आदमी, फी मैदान, फी सैनिक, फी सदी। तो ये तो आपने में भी हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इन शब्दों से वास्ता आपका नहीं पड़ा होगा। फीसदी को छोड़ करके बाकी शब्द नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब देख लें इनमें से फी आदमी लिख करके पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से, इसमें उपसर्ग कौन सा है। फी फिलहाल, फिल ये भी उपसर्ग है। फिलहाल, हाल का मतलब स्थिति, फिल वर्तमान में। साथ अनुदार, बा का मतलब बाकायदा, कायदा किसे कहते हैं? नियम, नियम के साथ हो उसको बोलते हैं बाकायदा। बा इज्जत, इज्जत के साथ हो। बा मुलाहिजा, ये आपने जोधा अकबर सीरियल में बार बार सुना होगा, बा मुलाहिजा बा अदब। तो यहाँ बा मुलाहिजा, बा उपसर्ग है, इसमें मुलाहिजा का मतलब क्या हुआ? सम्मान के साथ, लिहाज से। बा अदब, अदब का मतलब भी शिष्टाचार के साथ। बा मौका, मौके के साथ, मौका को हिंदी में अवसर कहते हैं। बा मुराद, मुराद, मुराद किसे कहते हैं? मुराद के साथ, बा मुराद, मुराद मांगना यानी कि देने भाव के साथ। बा खुदा, खुदा के साथ। तो ये थे मित्रों। इसके बाद थोड़े से और बचे हैं, इनको भी हम देख लें, एक एक को पढ़ते जाएं साथ साथ में और समझते जाएं। यदि परीक्षा देनी है, अच्छे नंबर लाने, तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर थोड़े थोड़े नंबर लेकर के जो बड़ी सी भीड़ निकल करके आ जाती है उसमें शामिल हो सकते हैं। यदि उनसे अलग निकलना है तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। बा आबरू, आबरू इज्जत को कहते हैं। बा खुशी, बादल, बादल शब्द है। बा उपसर्ग लगा हुआ है बादल में। बाफता, ये एक शैली है कपड़ों को तैयार करने की, बाफता। बारजा, बरामदा, बारजा, बारात। अब ये आपको दो जगह ये शब्द मिला है। मैंने आपको क्या कहा था, इसमें बारात और बैरात दो शब्द आए हैं और दोनों ही हम काम में लेते हैं। इसमें पूछा जाए तो इसमें बै उपसर्ग है, न कि बा उपसर्ग है। बावजूद, वजूद होना, किसी का अस्तित्व प्रमाणित करना, बावजूद, वजूद के साथ। बावर्दी, बासन, ये बासन शब्द है, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में मिल जाएगा। बासन बर्तनों को कहा जाता है। बा इंसाफ, इंसाफ के साथ। बिल, ये सब तो हम काम में लेते हैं। बिल्कुल, बिल वजह, इस शब्द को हम ऐसे न पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, बिना वजह,
यानी आगे वाला शब्द तो फारसी का है और इसमें बिना हम क्या जोड़ देते, हिंदी का उपसर्ग जोड़ देते। बिना वजह है, अमूमन हम इस शब्द को काम में लेते, जबकि है असल में ये क्या है, बिल वजह है। याद रखना, बिल वजह है, बिना वजह नहीं, बिल वजह है। बिल आखिर, ला, लाचार। ला का मतलब बिना यानी रहित, जिसके पास कोई चारा नहीं हो। ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो। लापता, जिसका पता नहीं हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं हो। लामालूम, अब इस शब्द को भी हम क्या काम लेते हैं, नामालूम। मालूम नहीं, नामालूम। होता क्या है, ला होता है, लेकिन हम इसको हिंदी के अनुसार बोलने लग गए। ला को क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। होता असल में क्या है, ला है। अब मालूम के आगे ला मिलेगा तो आप सोचेंगे तो शब्द ही गलत लिख दिया, जो गलत नहीं है। ना होना चाहिए ऐसा हम सोचेंगे, ना नहीं होगा, ला होता है, याद रहे। लाभिन, ला मजहब, बिना मजहब के। लागत, ये शब्द हिंदी का लगता है, साफ साफ देखने में है नहीं। लाघव, लघु शब्द। अब ये जो लाघव है, ये शब्द वो वाला नहीं है मित्रों। लाघव यानी कि लघु प्लस ए, इससे बनता है लाघव। तो यहाँ ला उपसर्ग है, घव के साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखना, ये वाला नहीं करें आप, गलती ना करें। लाचारी, लानत, लानत है तुम पर। लापरवाह, लाजिम, याद रखना ये सब। सर, मुख्य। ये सर शब्द जो हैं, ये हम प्राय काम में लेते हैं। और पूछ लिया जाए कि इसमें ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो हमारा उत्तर होता है हिंदी के हैं। बट हिंदी के हैं नहीं मित्रों। ये इन शब्दों को ध्यान से देख लें, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, फारसी के हैं। सरनाम, मुख्य, अच्छा, प्रधान। सरनाम, सरनेम अंग्रेजी में होता है, सरनाम, अच्छे नाम वाला। सरकार, अब ये शब्द जो है, आपसे गवर्नमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद पूछ लिया जाए तो आप शासन कदापि नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सरकार। और ये सरकार शब्द हिंदी का लगता है, बट हिंदी का है नहीं, क्योंकि ये है फारसी भाषा का। सरपंच, सरपंच को आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया। और ये सरपंच शब्द जो है, ये शब्द आया कहाँ से, फारसी से आया। सरहद, सीमा को कहते हैं। हद का मतलब सीमा, और सर का मतलब मुख्य सीमा, दो देशों के बीच की सीमा, सरहद। सरदार, दार जो है ये हिंदी का प्रत्यय भी है। और सर का मतलब मुख्य, दार का मतलब व्यक्ति, सरगना। सरताज, मुख्य ताज। सर्कस, अब इस सर्कस को जो है कहीं भी आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, ऐसे, या फिर इसको ऐसे, कई ऐसे लिख देते हैं। सर्कस ऐसे नहीं लिखा, सर्कस ये वाला सही है, क्योंकि इसमें सर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सरगम, ये शब्द हम ऐसा ही लिखते हैं, गम, सरगम। सरगोशी, सरगोशी ये शब्द बार बार काम में आता है। सरगोशी, कान में कानाफूसी करने को सरगोशी बोलते हैं। सरजमी, सरजमी, जमीन, जमी का मतलब, सर का मतलब मुख्य, हमारी मातृभूमि को क्या कहते हैं हम, सरजमी कहते हैं। सरजा, सरजोर, इनमें तो सब पता चल रहा है, जय के नीचे हलम वो नुक्ता लगा हुआ है, फारसी के शब्द हैं, और इसमें सर अलग से देख लेना। सरजोर, सरदई, सरपट, सरपट दौड़ना। सरपेच, इस शब्द को हम काम में लेते हैं हिंदी में। सरपेच जो हैकल बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको टोपी के ऊपर एक पंखुड़ियाँ सी लगा के रखते हैं लाल रंग की, जो पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उनमें लगी हुई मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं कलंगी, बोलते हैं, सरपेच लगाते हैं। और यही एक कलंगी दुल्हा अपने सिरे पर भी लगाता है, पगड़ी पर, उसको भी कलंगी बोलते हैं। सरपेच, उसका
फारसी में क्या है? सरपेज, सरफराज, सरफरोश, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है। वो सरफरोश का मतलब है बलिदान, सरफरोशी की तमन्ना, बलिदान देने की इच्छा। सरमाया, ये शब्द हिंदी फिल्मों में आता, पूंजी। सरवत, अमीरी। हमें इसमें देखना इतना है कि सर उपसर्ग है या नहीं। सरसिज, लगेगा कि आपको ये तत्सम शब्द है सरसिज, जबकि है नहीं। सर का मतलब सर और सिज, कमल। सरहंग, कोतवाल, ये शब्द काम में आपके आगे नहीं आया होगा मे भी, क्योंकि कुछ अरबी फारसी के जो बहुप्रचलित शब्द हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अल्प प्रचलित हैं, हमारे आगे नहीं आते, लेकिन परीक्षा में ज़रूर आ जाते हैं। एन कम लेते हैं, एन वक्त पर, एन, एन मौके पर, एन आदमी, ठीक, एन जगह, ठीक जगह, एन मौके, एन मौके पर, ठीक मौके पर, एन इनायत, एन फायदा, ठीक फायदा। बिला, अब ये वाला फिर देखें आप, बिला, बिला कसूर, हम बोलते क्या है इसको? बिना कसूर, बिला वजह, बिना वजह बोलते हैं, जबकि होता है बिला वजह, याद रहे, आगे से इस शब्दों गलती ना करें। और बिला कानून, बिला पैसा, यह बिला याद रख लेना, बिना, बिना पैसा ऐसा हम काम में लेते हैं हिंदी में, बिना कानून ऐसा काम में लेते हैं, जबकि बिना नहीं होता, ये बिला होता है, क्योंकि आगे वाला शब्द जो है ये सारे के सारे क्या हैं? फारसी के हैं, तो वे हिंदी प्रत्यय कैसे जोड़ सकते हैं उनके साथ? तो बिना जोड़, बिना तो आप लिखोगे तो हिंदी का जोड़ दिया आपने, बिना है ही नहीं, तो यहाँ होता है बिला, याद रहे, इन शब्दों को जरूर याद रख लेना। नेक, हम काम में लेते हैं इसको, बड़ा, कोई भी व्यक्ति बड़ा नेक आदमी है, नेक राह, नेक नियत, नेक दिल, नेक नाम, अच्छे के संदर्भ में नेक आता है। नेक फारसी का उपसर्ग है। बेस, बेस कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, बेस कीमत, बेस किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। अब ये तो थे मित्रों फारसी के उपसर्ग, यानी अब तक हमने पढ़ा है ये शब्द थे फारसी के, लेकिन हमने क्या कर रखा है हिंदी में? बहुत सारे ऐसे उपसर्ग भी काम में लेते हैं जो अंग्रेजी के हैं, और हम हिंदी में हिंदी की तरह काम में लेते हैं। सब, सब इंस्पेक्टर, डबल, डबल इंजन जोड़ दिया हमने, पहले अंग्रेजी का है, सारे अंग्रेजी के, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, फुल स्वेटर, हाफ हाफ बाजू, अंग्रेजी का पहले कुछ भी जोड़ दिया है, आगे कुछ भी जोड़ दिया, इधर अंग्रेजी का है, आगे बाजू फारसी का जोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे शब्द बना रखे हैं। वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, चीफ मिनिस्टर, ये जो हैं ये असल में अंग्रेजी के उपसर्ग बन गए एक तरह से, और उनको हम काम लेने लग गए। जैसे सब, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब स्टेशन, सब जज। सब का मतलब होता है जो एक अधिकारी के जो जस्ट नीचे काम करने वाला होता है, दूसरी रैंक का आदमी, उसको सब बोलते हैं। सब कमेटी, सब डिवीज़न, सब डिवीज़न, एसडीएम शब्द सुनना है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। सब डिवीज़न का मतलब क्या होता है? एक ब्लॉक बना दिया जाता है, क्षेत्र, ब्लॉक बोलते हैं उसको, उसको संभालने वाला डिवीज़न। डबल, डबल खुराक, डबल शतक, डबल रोटी। अब इसमें देखिएगा आप, डबल जो है ये तो है अंग्रेजी का जोड़ लिया हमने, और खुराक कहाँ से आ गया? खुराक है के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, खुराक, ये फारसी का जोड़ दिया, ऐसे शब्द बना रखे हैं। डबल शतक, शतक तो हिंदी का है, और डबल अंग्रेजी का जोड़ दिया, लेकिन ऐसे बना बना के हम शब्दों को काम में लेते हैं। इन शब्दों को ध्यान में, रोटी, रोटी अंग्रेजी का नहीं है, लेकिन डबल अंग्रेजी का है। उपसर्ग, ये हम उपसर्ग तो नहीं कह सकते इनको, उपसर्ग की तरह हम काम में लेते हैं इनको। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की थी। अब आपसे डबल खुराक बोलते ही हम, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हम डबल तो काम में ले रहे हैं अंग्रेजी का, रोटी ले रहे हैं हिंदी का। और यही चीज़ें तो परीक्षा में पूछी जाती हैं, हम कितना जानते हैं इसके बारे में। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम का चीफ मिनिस्टर,
डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। फुल, फुल स्वेटर। हाफ, हाफ कमीज, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ लीव, हाफ टिकट। हाफ कमीज, कमीज तो अंग्रेजी का नहीं है, हाफ अंग्रेजी का है। हाफ शर्ट, दोनों ही अंग्रेजी के। हाफ पैंट, दोनों ही अंग्रेजी के। हाफ लीव, दोनों ही अंग्रेजी के हैं। हाफ टिकट, दोनों ही अंग्रेजी के। वाइस, वाइसराय, वाइसराय, वाइसराय ये शब्द जो है मित्रों गलत है। ये असल में वाइसराय होता है, नहीं कि वाइसराय होता है। वाइस चांसलर, चांसलर किसको कहते हैं? गवर्नर को कहते हैं। और राज्यपाल को होता है अंग्रेजी में गवर्नर। और जो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके कुलपति को कहा जाता है वाइस चांसलर, कुलपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। हेड, मुख्य। हेड मास्टर, दोनों अंग्रेजी के। मास्टर भी अंग्रेजी का और हेड भी अंग्रेजी का है। हेड क्लर्क अंग्रेजी का है। हेड बॉय अंग्रेजी का। हेड गर्ल अंग्रेजी के दोनों। चीफ, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, सारे के सारे अंग्रेजी के ही। अब कुछ शब्द ऐसे बच जाते हैं मित्रों जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं कि ये उपसर्ग जो हमने पढ़े उनमें से तो हैं ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे संज्ञा सर्वनाम अव्यय शब्द हम काम में लेते हैं जिनको उपसर्ग तो वो नहीं होते, लेकिन उपसर्ग की तरह हम काम में लेते हैं, तो उनको उपसर्ग नहीं कह सकते, लेकिन उपसर्ग की तरह हम हिंदी में काम जरूर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा स्व है। अब स्व, स्वतंत्र, स्व कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन हम काम में कैसे लिया है? स्व, इच्छा, खुद की इच्छा। स्व को हमने उपसर्ग की तरह काम में लिया है। उपसर्ग चाहे ना हो, उपसर्ग की तरह काम में लिया है। स्व अर्थ, स्वधर्म, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वहित, स्वभाव, खुद का भाव, खुद के भाव। स्वयंवर, स्वयं जहाँ वर को चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्वयंवर। स्वयं अलग है, वर अलग है। वर को स्वयं ही चुनना क्या कहलाता है? स्वयंवर कहलाता है। स्वयं सेवक, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है उत्पन्न होना, और स्वयं का मतलब अपने आप। तो इसमें स्वयं जो है, याद रहे, इन सब में स्वयं लगा हुआ है, ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। सत्कार्य, सत्कर्म, सत्संग, सज्जन। संधि पढ़ी हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। यदि प्रथम पद के अंत में तय दय हो और उसके बाद जय हो, टय हो, डय हो, लय हो, तो वही उसमें तय दय के स्थान पे क्या हो जाता है? दूसरे वाला जो है जन, उसी का सेम रूप हो जाता है। सज्जन, ये पीछे की आप देखेंगे तो संधियों में आपको मिलेगा। सतजन, इसमें सज्जन में ये पूछ लिया जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो आप सत बताएंगे। ठीक है। सार्व, अब देखें आप, सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौम, इसमें पूछ लिया जाए, संधि पूछ ली जाए या उपसर्ग पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखेंगे जो हमने पढ़े थे 3, हिंदी, संस्कृत और विदेशी, उसमें तो कहीं सार्व उपसर्ग है ही नहीं, तो फिर ये उपसर्ग है ही नहीं आप ये मान के, लेकिन ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। सहचर, सहपाठी, सहयात्री, सह अनुभूति, सहानुभूति। यहाँ सहा समझने की गलती मत करना। सह प्लस अनुभूति दीर्घ स्वर संधि है। सहयोग, चिर, चीरकाल, चीरकाल, चिरकाल, चिर निद्रा, चिरस्थाई, चिरंजीवी। शादी के कार्ड में देखते हो ना क्या लिखा मिलता है ऊपर? ची, यानी कि चिरंजीवी, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला। चिरायु, यही अर्थ होता है। चिर आयु, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला। चिर परिचित, लंबे समय से जो परिचित है। मरु, ये कोई उपसर्ग थोड़ी, लेकिन हमने उपसर्ग की तरह काम ले रहे हैं। मरुस्थल, मरु का मतलब क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी जहाँ हो। मरुप्रदेश, मरुभूमि। अब मरुभूमि में पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो हम कहेंगे इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं है, मरुभूमि। लेकिन मरु शब्द अलग है और इसको हम उपसर्ग की तरह काम में ले रहे हैं। आत्म, आत्महत्या, आत्मसात,
तय जो है आत्म सात में, इसमें हलंत है। आत्मज्ञान, आत्मज, खुद का बेटा। आत्मविश्वास, बही, इनका यदि हम विच्छेद करते हैं तो बही, इसमें कौन सी स्वर वो संधि है? विसर्ग संधि है सब में। बही प्लस द्वंद, रैग विसर्ग का बना हुआ है। बहिर्मुखी, बही मुखी विसर्ग आएगा बीच में। बही गमन विसर्ग आएगा। बही रंग, इसमें जो है ये विसर्ग संधि नहीं है, इसमें कहीं रै नहीं है, सिर्फ बहिरंग लिखा हुआ है, तो रंग अलग है और बही अलग है। इस शब्द को विशेष ध्यान रखना। पुनर्जन्म, पुनर फिर से, पुनः है। अब इनका विच्छेद करते हैं तो हिंदी में तो हम क्या लिखते हैं? हलंत वाला रे, पुनर, गलत नहीं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, यदि इनका विच्छेद पूछ लिया जाए तो आप पुनर्नय लिख करके क्या बताएंगे? इसमें विसर्ग संधि है। पुनः जन्म, पुनः विचार, पुनः वास, पुनः विवाह, पुनर्विवाह, पुनः उद्धार और पुनः उत्थान। तो इसमें पुनः है, लेकिन पुनर् साथ में फिर क्यों लिखा है? क्योंकि पूछ लिया जाए तो इसमें पुनः ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे? पुनर् कर देंगे। यदि पुनः है, दोनों में से पूछ लिया जाए तो आप पुनः बताएंगे। मूल, मूलधन, मूल ग्रंथ, मूल बंध। लोक, लोक कथा, लोकगीत, लोकतंत्र, लोकपाल। तत्, तत्क्षण, तत्पश्चात, तन्मय। तन्मय का जो विच्छेद है वो क्या होगा? तत्मय। ये पीछे संधि में पढ़ाया जा चुका है। प्रथम पद के अंत में यदि प्रथम वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में यदि पंचम वर्ण या नासिक्य हो तो प्रथम पद का जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर उसी का पांचवा हो जाता है। तय का पांचवा नय होता है तन्मय। तत्पर, तदुपरांत, इसमें क्या होता है मित्रों? तत् उपरांत होता है। तो इसमें तद उपरांत करने की गलती ना करें। इसमें है तत् प्लस उपरांत और इसमें है तत् प्लस लीन। ये व्यंजन संधि की शुरुआत में ये नियम आया है। मंदगति, मंदबुद्धि, मंदाग्नि। सरकार, सरपंच, सरदार, सरहद, सर उपसर्ग लगा हुआ है। आविष्कार, तीनों में ही विसर्ग संधि है, पढ़ाया जा चुका है। आविकार, आविहि भूत, आविहि भाव। विसर्ग का क्या बना है? यहाँ रै बना है और यहाँ स बना है। दोनों के नियम पहले बताए जा चुके हैं। भूगोल, भूधर, भूपति, भूमध्य सागर, भूख। ख का मतलब होता है खाली, जैसे खग, ख आकाश, खाली स्थान में गमन करने वाला। ख का मतलब भूख, खाली। भूकंप, भूमि में कंपन होना। भूचाल, भूमि पर तेज गति से हवाएं चलना। रक्ततुंड, रक्त खून को कहते हैं। रक्तवर्ण, रक्त स्त्राव। मतभेद, मतपत्र, मतगणना, मताधिकार। मत अधिकार है इसमें, मताधिकार, मत वाला। पूर्व पुरोहित, पुरोगामी, पुरोधा, यथा, यथाशक्ति, इसमें अव्ययभाव समास भी होता है। यथा स्थिति, यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा समय। मधु, मधु शहद को बोलते हैं। मधुमक्खी, मधुबाला, मधुर, मधु से मधुर अर्थ लेंगे आप। मधुबन, मधुशाला। मधुशाला किसको कहते हैं? बार जो अंग्रेजी में आजकल चलता है, जहाँ बैठ करके शराब पीते हैं, उसको मधुशाला बोलते हैं। ये हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे तो ये जरूर आएगा। हालावात एक धारा है, उसके अंतर्गत मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना भी है। मधुमेह, महाभारत, महासागर, महारथ, इन शब्दों को देख लें आप। इन सब में क्या है? उपसर्ग की तरह प्रयुक्त शब्द हुए, काम लिए गए। तो ये थे मित्रों उपसर्ग पढ़े हमने, उपसर्ग कंप्लीट।
जितने पढ़ाएं इतने यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई गलत होने का चांस भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर जो है प्रत्यय के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम समास, और फिर कुछ व्याकरण के ऐसे अनछुए पहलू जो आज तक आपने पढ़े ही नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास, और ग्रेड फर्स्ट के साथ से हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हम पढ़ेंगे 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।